हेलो नमस्कार, मैं सृष्टि पांडे एक बार फिर हाजिर हूं अपराध की उन काली करतूतों को लेकर जो समाज को कलंकित करती है, जो समाज में डर, दहशत और सनसनी फैलाती है। रात का सन्नाटा, एक चीख और फिर खामोशी। क्या राज छुपे हैं इस अपराध की गहराइयों में? आज हम खोलेंगे एक ऐसे केस की परतें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तैयार रहिए, क्योंकि सच से सामना अब होने वाला है। क्राइम स्पेशल बुलेटिन एलएसडी में सबसे पहले बात उस ट्रिपल मर्डर की जिसने प्रदेश को हिलाकर रख दिया। धमतरी का एक ढाबा जहां पर 3 दोस्त रायपुर से खाना खाने पहुंचे थे। उन्हें क्या पता था कि ये सफर, ये स्वाद का चस्का उनकी जिंदगी ले डूबेगा। उन्हें क्या पता था कि धमतरी के उस ढाबे में मौत उनका इंतजार कर रही है। आखिर क्या हुआ उस ढाबे में? क्यों टूट गई 3 जिंदगियों की डोर? देखिए। हत्या जैसा जघन्य अपराध करने के बाद भी आरोपियों में ना कानून का डर है और ना ही कोई पछतावा। पुलिस की गिरफ्त में भी अपराधी बेशर्मी से विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। आखिर ये जमाना कहां जा रहा है? तारीख 11 अगस्त, जगह न्यू अन्नपूर्णा ढाबा, धमतरी। वारदात ट्रिपल मर्डर। धमतरी के एक ढाबे में सोमवार की रात जो कुछ हुआ वो बेहद दर्दनाक है। ढाबे पर हुआ छोटा सा विवाद हत्याकांड तक। हत्या एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लोगों की हुई। 3 लोगों की जिंदगी चंद पलों में खत्म। 3 लोगों के परिवार का सब कुछ उजड़। हालांकि हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हथकड़ी में होने के बावजूद ये अपराध विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, मानो उन्होंने कोई जंग जीत ली। लेकिन इस हत्याकांड का सबसे दर्दनाक पहलू मृतकों के परिवारों का दुख। मैं 6 महीने का बच्चा को पाल के खड़ा हूं। उनके घरों में मातम पसरा है। अपनों को खोने का गम और अपराधियों की बेशर्मी ने इन परिवारों को तोड़कर रख दिया है। अब परिजनों की केवल एक ही गुहार है, हमें इंसाफ चाहिए। बेटा कहाँ चल दिया रे? मैं कभी सोची नहीं थी। जहां एक तरफ मृतकों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों की ये हरकतें चीख चीख कर बता रही हैं कि वाकई जमाना खराब हो गया है। इस मर्डर केस ने न सिर्फ प्रदेश को हिलाकर रख दिया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जब अपराधी बिना डर के विक्ट्री साइन दिखाएंगे और पीड़ितों के परिवार दुख में डूबे रहेंगे, तो क्या यही है नया जमाना? हत्याकांड के बाद एक और सवाल है जो दबी आवाज में उठ रहा है कि आखिर ऐसे अपराधियों को इस समाज से कैसे खत्म किया जाए? तो धमतरी ट्रिपल मर्डर कांड के बेशर्म अपराधियों को तो आपने देख लिया। अब आपको इसकी पूरी वारदात की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल रायपुर से धमतरी गए 5 दोस्तों के साथ धमतरी में जो कुछ हुआ वो रायपुर से लेकर हर किसी के दिल में घर कर गया है। रिपोर्ट में देखिए इस वारदात की पूरी कहानी शुरुआत से आखिरी तक। सोमवार 11 अगस्त की रात रायपुर से 5 दोस्त धमतरी घूमने निकले थे।
रात करीब 11 बजे ये सभी भोइना गांव के न्यू अन्नपूर्णा ढाबे पर कुछ पूछने के लिए रुके। ढाबे में पहले से मौजूद 8 लोग खाना खा रहे थे, जो नशे में धुत थे और गाली गलौज कर रहे थे। किसी बात को लेकर रायपुर के युवकों से उनकी बहस शुरू हो गई और जल्दी ही ये बहस मारपीट में बदल गई। विवाद इतना बढ़ा कि बदमाशों ने धारदार हथियारों से 3 युवकों पर हमला कर दिया। एक युवक को 100 मीटर तक दौड़ाकर उसकी छाती में चाकू घोंप दिया। तीनों युवक मौके पर ही ढेर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस और साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनमें 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि हमलावरों ने ढाबे में 300 रुपए का खाना खाया था, लेकिन बिल का भुगतान नहीं किया। नशे में धुत बदमाश ढाबे पर आने वाले हर शख्स से गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे। वारदात के बाद आरोपियों ने वाहन में बैठकर विक्ट्री साइन दिखाते हुए सेल्फी भी ली। आठ लड़के ये खाना खा रहे थे, नशे में काफी धुत थे और इनकी जो है बिल पेमेंट को लेकर ढाबे वालों से भी वाद विवाद हुआ है। कुछ नशे के प्रवाह में ये लोग बह गए और इन दोनों का आपस में उत्तुंग में जो शुरू हुआ तो वो आगे इसमें से एक मुख्य आरोपी है गोपी दीवान नाम से, उसने 3 लोगों को स्ट्रैप किया है। मृतकों की पहचान रायपुर के संतोषी नगर निवासी सुरेश तांडी, नितिन तांडी और सेजबहार निवासी आलोक ठाकुर के रूप में हुई है। सुरेश पेशे से मैकेनिक था और उसकी 1.5 साल की बेटी है। नितिन ड्राइवर था और उनके 2 बच्चे, 5 साल की बेटी और 3 साल का बेटा है। आलोक पेटी ठेकेदार था। इनके परिवारों का एकमात्र सहारा अब छिन चुका है। आलोक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोषियों को फांसी की मांग की जा रही है। उसका कि बहुत अच्छा लड़का था, वो बहुत अच्छा, उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, वो सबका मदद करता था। जो भी उसको कुछ किया उसको जल्द से जल्द पकड़ो, बस मेरे भाई। इस हत्याकांड ने न केवल धमतरी बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में दहशत का माहौल बना दिया है। परिजनों ने दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है। विपक्ष सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेर रहा है, तो वहीं सरकार का दावा है कि मामले में कड़ी कार्रवाई हो रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ये समाज के लिए खतरे की घंटी है। आखिर समाज को क्या हो रहा है, ये बड़ा सवाल बन गया है। धमतरी से देवेंद्र मिश्रा और रायपुर से सुमन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और चलिए अब मैं आपको एक कहानी बताती हूं जिसका अंजाम किसी को नहीं पता। एक लड़की ट्रेन पर चढ़ती है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। आखिर वो कहां गायब हो गई, ये सवाल अब मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में हर किसी की जुबान पर है। इंदौर से कटनी तक के इस मिस्टीरियस सफर की पहेली ना किसी को समझ आ रही है, ना ही कोई इसे सुलझा पा रहा है। आखिर अर्चना कहां गई? नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18233 B3 बर्थ नंबर 3 इंदौर से कटनी की ओर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस पर अर्चना तिवारी सवार हुई। वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपने घर लौट रही थी। होनहार लॉ स्टूडेंट थी जो इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी। लेकिन इस यात्रा ने एक ऐसी रहस्यमयी कहानी को जन्म दिया जो आज तक अनसुलझी है। भोपाल स्टेशन पहुंचते ही अर्चना ने अपनी मां से मोबाइल फोन पर बात की। उसकी आवाज हमेशा की तरह ही सामान्य थी। उसने अपनी मां से कहा कि वो जल्द ही कटनी पहुंचने वाली है। लेकिन जब ट्रेन कटनी के साउथ स्टेशन पर पहुंची तो अर्चना अपनी सीट से गायब थी।
परिजनों ने घबराकर उमरिया स्टेशन पर रिश्तेदारों को सूचना दी। वहां B3 कोच में अर्चना का बैग और झोला मिला, जिसमें राखी और भाइयों के लिए रुमाल थे। लेकिन अर्चना गायब थी, उसका फोन बंद था। आखिरी लोकेशन भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन था। इसके बाद वो जैसे हवा में गुम हो गई। पुलिस की जांच और खुलासे। कटनी जीआरपी ने तुरंत गुमशुदगी का केस दर्ज किया। 4 जिलों इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और कटनी की रेल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में पता चला कि अर्चना को भोपाल तक साथ में सफर कर रहे यात्रियों ने देखा, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस को अर्चना के फोन की आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम के नर्मदा ब्रिज के पास मिली। क्या अर्चना वहां उतरी थी या कुछ और हुआ? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोच में लगे कैमरे ब्लर थे। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से एक फुटेज मिला, जिसमें अर्चना ऑरेंज ड्रेस में बैग लेकर ट्रेन के लिए निकलती दिखी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स की जांच की, जिसमें कुछ नंबरों से बार बार बात की गई थी। सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से मिले सीसीटीवी में अर्चना काफी खुश दिखाई दे रही थी। वह निकले तो थी अपने घर वालों को सरप्राइज देने, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने, लेकिन अर्चना के रक्षाबंधन के इस सफर ने सबको चौंका दिया। क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था? पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। पुलिस बेसिकली जब जांच करती है तो वो मल्टीपल एंगल्स को लेके चलती है। उसके अंदर मतलब हम लोग कोई एंगल्स को जो है वो दरकिनार नहीं कर रहे, एक्सीडेंटल एंगल को भी लेके चल रहे हैं। जो टेक्निकल टीम है वो ये प्रयास कर रही है कि अगर किसी संपर्क में है, कहीं पे चली गई है, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ क्लूज आए हैं हमारे पास में, पर अभी हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन में है। जैसे ही अगर उसमें कुछ निकल के आता है तो हम लोग ज़रूर उसको भी शेयर करेंगे। सस्पेंस और अनसुलझे सवाल। नर्मदा नदी में एसडीआरएफ ने 3 घंटे तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इंदौर से कटनी का यह सफर और बीच में नर्मदापुरम, ये कहानी उलझती जा रही है। पुलिस लगातार अर्चना से जुड़ी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, पर कड़ियां और भी उलझती हुई जा रही हैं। अर्चना के दोस्तों ने बताया कि वह बुधनी और नर्मदा ब्रिज के बीच किसी काम से ट्रेन से उतरी थी। गायब हुई अर्चना पर उठते सवाल। दोस्तों के मुताबिक वो ट्रेन से उतरी, लेकिन क्यों? अगर वो ट्रेन से उतरी थी तो फिर वो कहां गई? क्या कोई साजिश थी या ये एक दुर्घटना? उसका बैग उमरिया में लावारिस क्यों मिला? क्या कोई अर्चना को जबरन ले गया? क्या अर्चना ने खुद गायब होने की योजना बनाई? 96 घंटे बीत चुके हैं और अर्चना का कोई सुराग नहीं। कटनी पुलिस ने इनाम की घोषणा की है, लेकिन ये रहस्य और गहराता जा रहा है। कुछ नहीं कह सकते हैं सर। देखिए, मेरी बहन है। आप आज तक उसने कभी ऐसा कोई गलत कृत्य किया नहीं है। खुद वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, LLB LLM है। 1 साल उसने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है और कभी भी पैसे का या कोई भी ऐसा घर से दबाव दिया नहीं गया। उसको कोई ऐसा दबाव भी नहीं था और लगातार निरंतर हम उसको खोज कर रहे हैं और जिस दिन भी आप सभी लोगों की मदद चाह रहे हैं कि वो मिल जाए। देखिए, जब से ये बच्चे के गुमने की सूचना प्राप्त हुई है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में पूरा GRP का अमला उस बच्चे की तलाश पता रसी के लिए प्रयासरत है। GRP इटारसी के परिसर में लगे CCTV जो प्लेटफॉर्म को भी कवर करते हैं। क्या अर्चना की गुमशुदगी के पीछे कोई अनजान शख्स है या ये एक सुनियोजित कदम है? नर्मदा एक्सप्रेस का ये रहस्यमय सफर एक ऐसी पहेली बन गया है जिसका हर जवाब नए सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये मिस्ट्री सुलझ पाएगी? और अगर सुलझेगी तो कब? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बात करते हैं
न्यूयॉर्क के एक ऐसे कत्लकांड की जो हुआ 2020 में था, लेकिन उसकी चर्चा इस वक्त हर जगह है। न्यूयॉर्क शहर में साल 2020 में उस दिन एक के बाद एक 5 कत्ल हुए, लेकिन उसमें से एक ऐसा कत्ल भी था जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे न्यूयॉर्क को हिलाकर रख दिया। क्या है ये पूरा माजरा, समझते हैं। न्यूयॉर्क शहर में एक दिन के अंदर हुई 5 हत्याओं ने सभी को हैरान कर दिया। लेकिन इन 5 हत्याओं में से एक ऐसी हत्या की खबर सामने आई जिसने सभी का दिल दहला दिया। ब्रुकलिन के एक शख्स ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वो इतने में ही नहीं रुका, उसने शव का कुछ हिस्सा खाया भी। हत्यारे बेटे खालिद ने इसके बाद खुद पुलिस के पास जाकर अपना अपराध कबूल कर लिया। संदिग्ध 26 वर्षीय खालिद अहमद टाइगर हाइट्स में एक बैगेल की दुकान में पहुंचा, जहां 2 पुलिस वाले पहले से ही मौजूद थे, और वहां उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। पुलिस अधिकारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां उन्होंने 57 वर्षीय इमाद अहमद को बेहोश पाया। उनके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। आपराधिक शिकायत के मुताबिक उनका शव छत विछत हो गया था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये अब तक के सबसे बुरे अपराध दृश्यों में से एक था। शव के कई हिस्से गायब थे। आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने हत्या की पूरी वजह बताई। पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय अहमद बेरोजगार था और भावनात्मक रूप से वो बहुत परेशान था। पुलिस के मुताबिक उस पर हत्या और गैर कानूनी रूप से हथियार रखने का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी स्टोरी के साथ जिसका हर एक पन्ना दहशत और दरिंदगी से भरा है। क्या है वो स्टोरी, कल पता चलेगा, क्योंकि कानून नहीं करता किसी को माफ। आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ। और LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।